हाय स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघट्ट विलयनों की चालकता, अर्थात हम जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनसे संबंधित जो कंडक्टिविटी होता है वो कैसे शो करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। साथ में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसके जो टर्मिनोलॉजी आते हैं अलग अलग नाम से वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम जानते हैं कि जो चालक पदार्थ होते हैं वो हम सिर्फ एक ही टाइप के जानते हैं जिसको स्पेशली मेटल कहा जाता है, अर्थात जो धातु में चालकता रहती है उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास विद्युत अपघट्ट भी होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और जिसमें अम्ल, क्षार और लवण भी आता है और वो भी चालक शो करते हैं। जो चालक पदार्थ होते हैं वो हमारे दो टाइप के तो होते हैं, लेकिन स्पेशली हम इस कैटेगरी को जानते हैं जिसको धातु कहा जाता है। और धातु के अंतर्गत जो भी धातु हैं जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें पीरियोडिक टेबल में जितने भी अपने धातु हैं वो सब आते हैं। धात्विक चालक में होता क्या है कि जो हमारा धातु रहता है, जैसे मैं एक प्रकार से धातु का वायर ले रहा हूँ तो इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह बहते रहती है। लेकिन जो विद्युत अपघटनी चालकता रहता है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं अर्थात विद्युत अपघट्ट को, वहाँ पे जो चालकता रहती है वो इनके आयनों के द्वारा होती है। इनके आयनों के द्वारा का अर्थ है कि इस तरीके से हम कंटेनर लेते हैं और कंटेनर में क्या है पानी डाल देते हैं और इस पानी में जो भी विद्युत अपघट्ट हमारे होते हैं ठोस टाइप के या द्रव टाइप के उसको डालते हैं। इसके अलावा हम इस तरीके से इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जो प्लस वाला रहता है उसको एनोड और माइनस वाले को कैथोड। अब इसमें जैसे मान लो मैं थोड़ा देर के लिए रख रहा हूँ पोटेशियम क्लोराइड, तो इसको यदि मैं डालूंगा और साथ में पानी को घोल दूंगा और यहाँ से करंट देना शुरू करूँ दोनों इलेक्ट्रोड से, तो ये आयन क्या है अलग अलग अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोडों की ओर जाना शुरू करेंगे। अर्थात प्लस वाला जो है इसकी ओर माइनस वाले इलेक्ट्रोड में चला जाएगा और माइनस वाला क्या है प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा इस जगह से अर्थात एक इलेक्ट्रोड से यहाँ से जो विद्युत धारा है ये दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुँच जाएगी। तो इस टाइप का जो चालकता है उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालकता। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हम जैसे कोई भी लवण लें या साल्ट जिसको NaCl बोल सकते हैं, KCl, या फिर कोई भी एसिड लें जैसे H2SO4 हो गया या फिर कोई भी बेस, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, विद्युत अपघट्ट कहा जाता है। इसमें क्या है द्रव जब मिला देते हैं अर्थात पानी को डाल देते हैं तो इसके बाद और करंट देने से ये चालकता शो करने लगता है। सामान्य अवस्था में यदि हम इसमें पानी ना मिलाएं तो ये फिर चालकता शो नहीं करेगा। ठीक, इसकी ये खासियत है। अब ये वाला केस हम जानते हैं घर के जो वायर होते हैं या जो सामान्य जो मेटल होते हैं उसमें चालकता होती है। मेटल वाले में अर्थात धातु वाले में क्या है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण होता है। दूसरा, यदि हम धात्विक चालकता की बात करें तो इसमें जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं अर्थात ताप बढ़ा देते हैं तो जो चालकता है वो कम हो जाता है। अब कैसे कम होगा, जैसे ही हम गर्मी देना शुरू करेंगे जो धातु रहेगा उसको, तो गर्मी देने के कारण क्या है इलेक्ट्रॉन का गति बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का गति जब बढ़ जाएगा अर्थात बहुत स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो स्पीड से गति करने के कारण क्या है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर शुरू करेगा अर्थात आपस में वो टकराना शुरू करेंगे तो ये जो रास्ता है वो क्या है एक प्रकार से रुकते जाएगा अर्थात धीमा हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों का आपस में टकराने के कारण स्पीड में जब अधिक हो जाएंगे तो आपस में टक्कर मारेंगे, जिससे इनका जो गति है या स्पीड हो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या चालकता कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जब हम ताप को बढ़ा देते हैं तो चालकता बढ़ जाती है। अब इसका कारण ये है कि टेम्परेचर को जब हम यहाँ बढ़ाएंगे तो क्या होगा यहाँ भी जो आयन रहेंगे इनको गति मिलेगा, चूंकि ये तो लिक्विड फॉर्म में रहता है द्रव अवस्था में, तो इनका स्पीड भी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी चालकता बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लगातार टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो ये क्या है जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा कंसंट्रेट अर्थात गाढ़ा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ भी क्या है चालकता घटेगी। मतलब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ताप एक निश्चित टेम्परेचर तक ही मतलब ताप बढ़ाने पर जो चालकता है वो बढ़ते रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है इसमें धारा प्रवाह कर देने पर अर्थात जो हमारा वायर वाला होता है या फिर मेटल वाला, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाह करने से जो हमारा वायर है वैसे ही रहता है। जैसे कॉपर का वायर कॉपर ही रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सिल्वर का वायर सिल्वर ही रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो अंदर में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहता है जैसे पोटेशियम क्लोराइड हो गया, फिर कुछ और दूसरा डाल देते हैं एसिड, बेस या साल्ट, तो वो क्या है अपने आयनों में टूट जाता है और आयनों में टूट के अलग अलग इलेक्ट्रोड में जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात विद्युत अपघटन, जिसको हमने फैराडे के नियम में भी पढ़ रखा है। तो उम्मीद है दोनों में अंतर करना आपने सीख लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये विद्युत अपघट्ट होते हैं इसकी जो चालकता होती है उसको हम कैसे मापते हैं और साथ में उसके अलग अलग टर्म कौन कौन से आते हैं जिससे संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अर्थात मुख्य रूप से हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, लेकिन दोनों में हम कंपेयर कर रहे थे क्योंकि हमारे पास चालक दो टाइप के होते हैं। इसको नोट करिए। फिर जो विद्युत अपघटनी चालकता है इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आते हैं इसमें, और उनके न्यूमेरिकल को भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं फिजिक्स में भी इसको पढ़ रखा है, प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट, और धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट
ओम होता है। अब चूंकि यहाँ पे हम विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन ले रहे हैं अर्थात इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो इसमें हम प्रतिरोध किसको बोलेंगे? तो जैसे मेरे पास मान लो एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में मैं कोई विद्युत अपघट्य को डाल रखा हूँ और यहाँ पे मेरा क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रोड है, एक है पॉजिटिव वाला, दूसरा है नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला का अर्थ है एनोड इलेक्ट्रोड और नेगेटिव का अर्थ है कैथोड इलेक्ट्रोड। अब इसके अंदर मैं मान लो सोडियम क्लोराइड को घोल रखा हूँ NaCl और साथ में पानी डाल रखा है मैंने, तो Na+ और ये हो गया Cl-। अब यहाँ पे हम चालकता किसको बोलते थे कि इस जगह से अर्थात इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक आयनों के चलने का जो स्पीड रहता था उसको हम बोलते थे चालकता। अब यहाँ पे हम प्रतिरोध किसको बोलेंगे? ये जो सोडियम और जो क्लोराइड आयन है, इनका दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो जाने का स्पीड है उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाना। अब कैसे रुकावट उत्पन्न होगा? यदि मान लो मेरे पास इसमें पतला सा है अर्थात जो सॉल्यूशन है मेरा तनु है और उसमें पानी ज़्यादा मिला है, तो इसको क्या है, ज़्यादा जगह मिलेगा, ज़्यादा स्पीड से दौड़ेंगे। लेकिन यहीं पे ये सॉल्यूशन यदि गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें क्या है, इनका जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात जब गाढ़ा सॉल्यूशन रहेगा तो जो सोडियम प्लस आयन है और Cl- आयन है उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूशन है तनु रहेगा उसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको कहा जा रहा है कि आयनों के प्रवाह में रुकावट के कारण धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होना, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। अब इसके फार्मूले की बात करें तो हम इसको इस तरीके से ओम के नियम के हिसाब से पढ़ सकते हैं, V = RI। और यहाँ से यदि हम बनाए प्रतिरोध के लिए तो R = V/I। V यहाँ पे यदि यूनिट हम निकालें तो V का जो यूनिट होता है, यदि हम टोटल प्रतिरोध का यूनिट निकालें तो R = V को का हो जाएगा वोल्ट और I का हो जाएगा एम्पियर, क्योंकि ये विद्युत धारा का यूनिट होता है एम्पियर, और दोनों को एक साथ मिला दे तो इसका यूनिट हो जाता है ओम। तो और इसको संकेत के फॉर्म में यदि लिखें तो ओम का संकेत इस तरीके से लिखा जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। तो R का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ओम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहेंगे? तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसको रो से दिखाते हैं, ये P नहीं है, ये रो है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है ऐसे, ठीक। तो इसको याद रखें, RHO रो। इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे RL/A। अब L और A क्या है? L है जो हमारा दो इलेक्ट्रोड है उसके बीच की दूरी, लेकिन हम यहाँ विद्युत अपघट्य के लिए ले रहे हैं सारा चीज़। यदि मान लो यहीं पे किसी धातु के लिए लेते तो धातु अर्थात मान लो किसी बिजली का वायर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ बिजली का वायर नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ विद्युत अपघटनी चालकता पढ़ रहे हैं, अर्थात विद्युत अपघट्य में कैसे चालकता उत्पन्न होता है, कैसे उसके चालकता को डिफाइन किया जाता है। तो ये जो L रहेगा वो, यदि मैं धातु के वायर की बात करूँ, मेटल के वायर की, तो लंबाई हो जाएगा वायर का, और A क्या हो जाएगा, ये जो वायर रहेगा इसका ये पूरा गोलाई हो जाएगा, ठीक है, अर्थात एरिया। लेकिन हम यहाँ विद्युत अपघटनी चालकता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे L और A का अर्थ कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो विद्युत अपघट्य विलयन होता है वो क्या है होता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, क्योंकि हम उसमें पानी घोल देते हैं। अब लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ घुला रहेगा इस तरीके से, तो इसकी यदि मुझे मान लो सोडियम क्लोराइड की चालकता ज्ञात करनी है तो इसमें तो वायर कुछ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि सामान्य जो धातु का वायर होता है पतला रहता है, इसकी चालकता हम दूसरे मशीनों से पता कर लेते हैं। तो इसकी जो लिक्विड बन रहा है इसकी चालकता कैसे पता करेंगे? तो इसकी चालकता पता करने के लिए हमको ऐसे इलेक्ट्रोड लगाने पड़ते हैं, और उस इलेक्ट्रोड में व्हीटस्टोन ब्रिज का सेटअप लगाना पड़ता है, जिसको मैं जब अपना लेक्चर लास्ट होगा तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे हम इनसे कैलकुलेट करते हैं। पहले इनके टर्मिनोलॉजी को समझिए, ठीक। तो R समानुपाती L/A। अब यहाँ पे यदि हम दो इलेक्ट्रोड लगा दें इस जगह पे, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रोड, इसको मैं प्लस लगा दे रहा हूँ, ये वाला माइनस, प्लस वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा एनोड और माइनस वाला हो जाएगा अपना कैथोड। अब इसके बीच में हमने कोई भी सॉल्यूशन को भर रखा है, कोई भी विद्युत अपघट्य ले सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं विद्युत अपघट्य क्या होता है करके इस यूनिट में। तो ये KCl में रख दिया। अब L दिखाएगा यहाँ इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ये L है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। और A क्या है? A है हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है इसका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसा समझिए, ये यदि हमारा इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का ये पूरा जो गोलाई रहेगा ना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, मतलब एक प्रकार से क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल कैसे बनेगा? मान लो मेरे पास ऐसा है कोई इलेक्ट्रोड है, तो इसका जो गोलाई रहेगा उसको ऐसा, मैं यदि एक को लंबाई मान लो दूसरे को चौड़ाई मान लो, तो इस तरीके से उसका क्रॉस सेक्शन बनता है और इसको बोल दिया जाता है क्षेत्रफल या एरिया। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L है लंबाई, और A क्या है, एक जो इलेक्ट्रोड है हमारा कोई भी इलेक्ट्रोड उसका गोलाई को A बोल रहे हैं अर्थात एरिया बोल रहे हैं, ठीक। अब इसको यदि समानुपाती के निशान को हटाएं तो ये हो जाएगा रो L/A। तो इस तरीके से जो रो हो जाएगा वो उसका फार्मूला हम कैसे निकाल लेंगे, RA/L। तो इसको हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध कब बोलेंगे? देखो, जब यदि एरिया है, एरिया ये मेरा 1 सेंटीमीटर का वर्ग
और जो लंबाई है दोनों के बीच का वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाए, तब जो अपना प्रतिरोध रहेगा अर्थात जो रुकावट उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। कहने का अर्थ है कि मेरे पास मान लो इन दोनों इलेक्ट्रोड को रखा हूँ तो इनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर हो जाए और जो इलेक्ट्रोड का गोलाई है ये भी 1 सेंटीमीटर का वर्ग रहे, तब आयन को इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक आने जाने में मतलब कितना समय लग रहा है या कितना स्पीड से आ जा रहे हैं और उनमें कितना रुकावट उत्पन्न हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं प्रतिरोध। मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो अर्थात एल का मान, और इलेक्ट्रोड का ए मतलब क्रॉस सेक्शन या उसका बोल सकते हैं क्षेत्रफल कितना हो जाए 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तब प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध को रो कहा जाता है। रो अर्थात ये चीज़, उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ है कि दोनों के बीच की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर रहे और जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है इनका भी जो गोलाई है वो भी क्या रहे 1 सेंटीमीटर का वर्ग रहे, तब जब यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इनके आयन का जो स्पीड रहेगा उनके स्पीड में जो रुकावट उत्पन्न होगा जिससे विद्युत धारा में भी रुकावट उत्पन्न हो जाएगा, उस रुकावट को अर्थात प्रतिरोध को क्या बोल रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब 1 सेंटीमीटर का वर्ग रहे और 1 सेंटीमीटर का क्या रहे, दूरी रहे दोनों के बीच में। अर्थात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रकार से ये आयतन को ले रहे हैं पूरा, ऐसे समझ लो। ये यदि हमारा इलेक्ट्रोड है, अब ये गोलाई 1 सेंटीमीटर का वर्ग है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से देखो, ए मतलब होता है एरिया और आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई के लिए तो एरिया ले रहे हैं ए, और ये जो दोनों के बीच का दूरी है उसके लिए एल लिख दूँ तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का घात 3 हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आयतन बोल सकते हैं। अर्थात ये पूरा एक आयतन में जब हम लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एक प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसकी यूनिट की यदि बात करूं तो इसका यूनिट हम इससे निकाल सकते हैं, इस सूत्र से। कैसे निकालेंगे, देखो इसमें ये रो हो गया, इसका हम इकाई निकाल रहे हैं। इकाई ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आर का होता है ओम, तो मैं लिखूंगा ओम। ए क्या है, सेंटीमीटर का वर्ग है, एरिया है, और एल क्या है, ये है सेंटीमीटर। ये ऊपर चला जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मेरा ओम, और ये जब ऊपर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा यूनिट ओम सेंटीमीटर। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसका यूनिट क्या लिखना है आपको, ओम सेंटीमीटर लिखना है। ठीक, इसको नोट करिए। फिर हम इसके बाद समझते हैं कि चालकता और विशिष्ट चालकता क्या होता है। उम्मीद है दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। प्रतिरोध का अर्थ होता है रुकावट, आयनों को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने में जो रुकावट उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे प्रतिरोध। विद्युत अपघट्य के केस में है। विशिष्ट प्रतिरोध का अर्थ है कि यदि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर का गोलाई लिए है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 है, तब जब इनके आयनों के फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न होगा उस रुकावट को बोल रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, और ये कैसा है रिलेशन, आर का संबंध एल से है, सीधा समानुपाती। कहने का अर्थ है कि इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ जाएगा। यदि इलेक्ट्रोड बहुत दूर में हो जाए तो बहुत दूर में हो जाएगा तो क्या है, आयनों को चलने में बहुत मेहनत लगेगा, बहुत समय लगेगा, अर्थात प्रतिरोध क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। और यदि इलेक्ट्रोड का जो गोलाई है वो ज़्यादा हो जाए तो गोलाई ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए यदि मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं ऐसे इतना दूर पे है तो इतने में प्रतिरोध यदि ज़्यादा है, लंबाई मतलब दोनों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब सोचो गोलाई बढ़ा दूँ मैं तो प्रतिरोध क्या होने वाला है, घटने वाला है। गोलाई मतलब ये समझ रहे हैं, ये मोटा हो जाएगा। अब देखो इतना मोटा हो गया यदि, तो क्या है, गोलाई बढ़ने से इनके बीच की दूरी घट गया ना, इस वजह से क्या है, प्रतिरोध घटने वाला है। ठीक, इसको नोट करिए। फिर चालकता और विशिष्ट चालकता को समझते हैं। अब हम समझ रहे हैं चालकत्व या चालकता। ठीक, चालकता या चालकत्व ये क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं, आजकल लेटेस्ट चलन है जी से। पहले इसको सी से उपयोग करते थे, कंडक्टेंस के लिए सी, लेकिन हम अब जी उपयोग करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है जी = 1/r। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का विपरीत या व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व या चालकता कहलाता है। ठीक, तो ये याद रखें। प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट और चालकता का अर्थ क्या होगा, आयनों के प्रवाह में को सरलता करना, आयनों के प्रवाह को आसान करना।
क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है, चालकता कहलाता है। और आयनों के प्रवाह, अब आयनों का प्रवाह आसान होगा तो क्या होगा? विद्युत धारा तेजी से बहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो चालकता है वो प्रतिरोध का क्या होता है? उल्टा। इसका यूनिट की यदि बात करें तो आर का यूनिट क्या होता है? ओम। तो जो जी का यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? ओम -1 हो जाएगा, क्योंकि ओम यहाँ पे लिखूंगा तो ऊपर में वो चला जाएगा, ठीक। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, साइमन, इसको साइमन कहा जाता है, ये भी इसका यूनिट होता है, ओम -1 को कहा जाता है। अब ओम -1 को महो भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में देखिए OHM लिखेंगे तो इसका यूनिट ये भी हो सकता है MHO, महो भी बोल सकते हैं, ठीक। महो कैसे? देखो ओम लिखेंगे, अभी ऊपर चला गया तो ऋण 1 हो गया, मतलब उल्टा हो गया कोई चीज़, अब उल्टा हो गया तो इसके स्पेलिंग को उल्टा कर देंगे तो महो भी हो जाएगा, ठीक। तो इसका लेटेस्ट चलन है ओम -1 या फिर आप साइमन उपयोग कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकत्व। अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था। तो विशिष्ट जो चालकत्व है इसको हम K से डिनोट करते हैं, K मतलब कप्पा, इस तरीके से, और ये होता है 1/ये रो, ठीक। 1/रो कैसे पता करते थे हम लोग? R 1/L/A और R = रो L/A करते थे, तो रो इक्वल टू क्या होता था? RA/L, ठीक। तो अब इस हम लोग विशिष्ट जो प्रतिरोध रहता था उसको क्या बोलते थे कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर हो, इलेक्ट्रोड क्या रहे 1 वर्ग सेंटीमीटर, तब जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते थे? विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट चालकत्व क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोडों के बीच का दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उनका एरिया अर्थात उनका क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो गोलाई है वो भी क्या हो जाए? 1 सेंटीमीटर का वर्ग हो, तब इनकी चालकता को क्या बोलते हैं? कप्पा कहते हैं, ठीक है, कप्पा कहते हैं, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध का ठीक उल्टा है, इसलिए हमने सीधा से क्या कर दिया, वहाँ पे प्रतिरोध को बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? चालकता को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने मतलब 1 सेंटीमीटर वाले दूरी पे रहेंगे, कौन? 2 इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल रहेगा वो 1 सेंटीमीटर रहे यदि उनके गोलाई का क्षेत्रफल, ठीक है, गोलाई अर्थात ये वाला हिस्सा ऐसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कप्पा बोलेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, 1/रो है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से 1/RA/L, ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से L/RA हो जाएगा। अब ये हम कप्पा को ही लिख रहे हैं, जो कप्पा है। अब L/RA को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/R, और ये L/A। 1/R को क्या लिखते हैं हम लोग? 1/R को G लिखते हैं, तो ये हो जाएगा G, और जो L/A है इसको हम और पढ़ेंगे, इसको कहा जाता है सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक, जिसको हम G* से शो करते हैं, G*, ठीक। तो इस हिसाब से L/A के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? G* लिख सकता हूँ। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? G × G*, ये हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। L/A का अर्थ G* और 1/R को हम क्या बोलते हैं? G बोलते हैं। तो ये अपना एक नया रिलेशन। अब इसके हिसाब से देखो, यदि इसका एक और डेफिनेशन बनाना चाहे तो कप्पा हम वास्तव में किसको बोल रहे हैं? कप्पा हम बोल रहे हैं इस तरीके से, यदि मेरा कंटेनर है और ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक का L है, और जो इलेक्ट्रोड का गोलाई है ये क्या है? A, और L का मान क्या है यहाँ पे? L का मान 1 सेंटीमीटर, अर्थात दोनों के बीच की दूरी 1 होना चाहिए, और ये जो गोलाई है वो कितना हो जाए? गोलाई जो है वो हो जाए 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो गोलाई मतलब वो हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया लंबाई। तो इस तरीके से ये क्षेत्रफल और लंबाई का जो गुणा होता है वो होता है आयतन, अर्थात एक जो आयतन है, आयतन में यदि हम चालकता को पता करें तब हम उसको बोल रहे हैं कप्पा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि A × L बराबर होता है V, अर्थात आयतन, और A का क्या लिखते थे? सेंटीमीटर का वर्ग, और L को लिखते थे सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये सेंटीमीटर का घात क्या हो जाएगा? 3, और इसको बोलते हैं आयतन, और सेंटीमीटर का घात 3 को हम लिख सकते हैं मिलीलीटर। अब चूंकि कुछ नहीं लिखा है, चूंकि ये सब क्या थे? एक थे, 1 सेंटीमीटर था और ये भी, तो ये हो जाएगा 1 ml।
मतलब कप्पा के लिए एक मैं नया डेफिनेशन बना सकता हूँ कि 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को क्या बोलते हैं हम लोग? चालकता को कप्पा कहते हैं। ठीक, तो ये एक हमारा नया डेफिनेशन किसके द्वारा? इक्वेशन के थ्रू हम लोग ले आए। इक्वेशन के थ्रू कैसे? हम सामान्य जानते हैं कि इनके बीच की दूरी 1 होना चाहिए और क्षेत्रफल भी 1। तो इस तरीके से क्षेत्रफल और ये जो लंबाई है इनको यदि गुणा करें तो आयतन बन जाएगा। इस तरीके से सेंटीमीटर के घात 3 इसी को आयतन कहा जाता है। और आयतन मतलब मिलीलीटर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ लिक्विड ले रहे हैं कोई चीज़ को ना, अंदर में लिक्विड भरे हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा जो एक पर्टिकुलर आयतन है, ऐसे पूरा इसको यदि मैं चौकोर बना दूँ तो इतना तक का जो एरिया है उसमें कितनी चालकता है, अर्थात 1 ml जो हमारा विद्युत अपघट्य रहेगा उसकी चालकता कितनी होगी, उसको हम बोलेंगे कप्पा। तो ये काम आएगा आपको आगे तुल्यांकी चालकता अर्थात इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, ये सबको डिफाइन करने के लिए। तो ये याद रखें, अभी रिलेशन भी आपके बहुत काम का है, इसको नोट करिए। फिर लास्ट हम अपना टर्म समझते हैं कि जो L/A है सेल स्थिरांक, उसके लिए। ठीक, इसकी यूनिट की यदि हम बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखो, कप्पा किसका उल्टा होता है? कप्पा उल्टा होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध का, रो का। अब विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हम इस तरीके से लिख सकें, विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात जो रो है इसका मान हमने इसमें रखा तो ये सूत्र हमको L/RA इस तरीके से दिखने लगा। तो इससे हम यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, यूनिट हम यदि निकालें तो कप्पा बराबर L हो जाएगा सेंटीमीटर लंबाई, और R क्या होता है? ओम होता है, और A होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। अब इस स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे और ये ओम को, तो क्या हो जाएगा? ओम -1, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ऊपर में -2, और ये सेंटीमीटर 1 है, तो ये सेंटीमीटर 1। तो सेंटीमीटर इससे कटेगा तो क्या बनेगा मेरे पास? ओम -1 और सेंटीमीटर -1। तो ये आ जाएगा हमारा कप्पा का यूनिट। तो ये भी याद रखना है आपको आगे मोलर कंडक्टिविटी अर्थात मोलर चालकता और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अर्थात तुल्यांकी चालकता को डिफाइन करने में मदद करेगा। अब ये जो ओम -1 होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? सीमेन। ये देखिए, ओम -1 अर्थात ये क्या है? साइमन या सीमेन, और ये सेंटीमीटर -1। तो एक इसका यूनिट ये भी होता है। ठीक, इसको नोट करिए। फिर लास्ट टर्म समझते हैं, सेल स्थिरांक क्या होता है? सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जो होता है इसको हम G स्टार से डिनोट करते हैं। अब ये जो G स्टार होता है ये होता है L/A, और L क्या है? L है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और जो A है, A क्या है? उनका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका यूनिट यदि हम निकालें G स्टार का, तो L का अर्थ होता है सेंटीमीटर और एरिया का अर्थ होता है सेंटीमीटर का वर्ग। ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर -2 हो जाएगा, और -2 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर -1। तो इस तरीके से इसका यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूत्र जब आप याद रहेगा तो इसके आधार पर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। यूनिट उसमें बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक ही जैसे आंसर ढेर सारे होते हैं। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में यूनिट गलत हो जाता है तो सारे आंसर गलत हो जाते हैं। अब समझते हैं कि इसका मापन कैसे करते हैं। अभी तक हम पढ़े थे विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता के लिए जो टर्मिनोलॉजी था वो। अब विद्युत अपघट्य विलयन होता है तो हम जानते हैं कि विलयन को हम अलग से नहीं माप सकते। तो क्या करते हैं? सबसे पहले एक हम कंटेनर ले लेते हैं इसी तरीके से, इसको चालकता सेल कहा जाता है, जिसको हम विद्युत अपघटनी सेल बोलते थे, वही सेम इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोड लगा रहता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल वाला और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल वाला। ठीक, इसके अंदर क्या करते हैं? जो भी हमारा सॉल्यूशन रहता है विद्युत अपघट्य, जिसका हमको मापन करना है कि उसकी चालकता कितनी है, उसका प्रतिरोध कितना है, तो उसको हम मापते हैं विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन का। तो इस तरीके से सेटअप बनाते हैं, और ये जो सेटअप है इसको हम बोलते हैं चालकता सेल या कंडक्टिविटी सेल। चालकता सेल। अब चालकता सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रोड होता है ना, वो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती है, विशेष प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है। जो हम ग्लास लेते हैं वो बोरेक्स टाइप का ग्लास होता है, इस वजह से और भी अच्छा क्वालिटी का रहता है। अब इसको क्या करते हैं? इसमें हम प्रतिरोध नापते हैं। अब हम चालकता कैसे मापेंगे? तो हम जानते हैं कि जो चालकता होता है या चालकत्व होता है G, वो क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो प्रतिरोध जब हम पता कर लेंगे इसके द्वारा तो हमको चालकता ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक व्हीट स्टोन का ब्रिज लगाते हैं इस तरीके से। ये व्हीट स्टोन ब्रिज लेते हैं,
अब ये जो ब्रिज रहता है ये क्या रहता है, एसी करंट से कनेक्ट रहता है। एसी करंट से इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि जो हमारा डीसी करंट रहता है, डीसी में क्या है, तेज करंट मिलता रहता है। और डीसी करंट को जब इससे जोड़ देंगे तो जो भी विद्युत अपघट्ट ले रहेंगे, जैसे मान लो KCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, अम्ल हो गया, उसका अपघटन शुरू हो जाएगा, अर्थात विद्युत अपघटनी सेल जैसे काम करने लगेगा। इसलिए हम क्या लेते हैं, इसमें एसी करंट लेते हैं। अब एसी करंट ले करके अब इसमें देखिए ये वाला जो टर्मिनल है, एक तरफ हमारा प्लस वाला रहेगा, दूसरी तरफ माइनस वाला। अब इस तरीके से एक ये R1 प्रतिरोध हो गया, ये R2, इसको समझ लेते हैं R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। तो इस तरीके से इसका सेटअप रहता है। इसमें क्या करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज लगाते हैं और जिस विद्युत अपघट्ट का हमको चालकता पता करना रहता है, अब चालकता हम पता करते हैं प्रतिरोध के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चालकता का उल्टा होता है क्या होता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का जब मान पता चलेगा तो उससे हमको चालकता ऐसी पता चल जाएगा। इनको बीच से हम जो डिटेक्टर रहता है इसके माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। ये डिटेक्टर का काम ये रहता है कि इनको बैलेंस करने का काम करेगा। अर्थात यहाँ पे हेडफोन लगाए जाते हैं आजकल, तो हेडफोन के माध्यम से यहाँ पे आवाज़ सुना जाता है। आवाज़ जब एकदम से जीरो हो जाता है तब ये सारे जो मान रहते हैं वो फिक्स आते हैं, अर्थात ये सारी चीज़ें बैलेंस रहती हैं। इस इधर से हम वो सारा सेटअप रहता है उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ये जो प्लस वाला पोर्शन है, ये प्लस वाले पोर्शन को लेके इस इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे, और ये जो माइनस वाला पूरा टर्मिनल है इधर से, इसको हम यहाँ से माइनस वाले टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अब वास्तव में ये जो है ये हमारा क्या है, यही R2 पता चलेगा इसमें से, ये पूरे सेटअप से। तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो चालकता सेल है ये, इससे हमको क्या पता चल रहा है, R2 पता चल रहा है। और व्हीट स्टोन ब्रिज का सूत्र ये होता है R1/R2 = R3/R4। अब इस सूत्र में यदि मुझे R2 पता करना है तो क्या करूँगा, मैं R1/R4 को मल्टीप्लाई करके R3 से भाग दे दूँगा। अब प्रतिरोध कैसे पता चलेगा, प्रतिरोध के लिए एक तो हम मल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हैं, जो बाज़ार में आता है मल्टीमीटर, या फिर ओम मीटर, ये सब की सहायता से हम प्रतिरोध पता कर लेते हैं। और वो सारे मीटर इस जगह पे लगा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका सेटअप होता है, और इसी सेटअप के थ्रू हम जो R का मान रहता है अर्थात प्रतिरोध वो पता करते हैं, और प्रतिरोध के माध्यम से चालकता पता चलता है। ठीक, अब साथ में यदि हमको सेल कांस्टेंट पता करना रहेगा G∗, तो इसमें देखिए इन दोनों इलेक्ट्रोडों के जो बीच का दूरी है वो चेक करना रहेगा, और साथ में ये जो इलेक्ट्रोड है कितने मोटे हैं अर्थात उनका एरिया कितना है वो चेक करेंगे, तब हमको क्या पता चलेगा, G∗ पता चलेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसी सेटअप के द्वारा क्या है, कोई भी विद्युत अपघट्ट रहता है उसकी चालकता को मापा जाता है। तो आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कैसे मापे जाते हैं करके। ये एक सेटअप होता है जो कि मैं आपको बता रहा था। ये जो D है इसको डिटेक्टर कहा जाता है, ये बैलेंस करने का काम करता है, अर्थात चारों जो इलेक्ट्रोड जो चारों प्रतिरोध रहते हैं उनमें संतुलन बनाने का काम करता है। इसमें से जो R1, R3 और R4 ये तीनों जो प्रतिरोध रहते हैं पहले से ज्ञात वाले प्रतिरोध इसमें लगाए जाते हैं, अर्थात पहले से इनका मान पता रहता है। और जो ये सूत्र है इस फार्मूला के द्वारा, ये चूंकि तीनों पहले से ज्ञात वाले रहते हैं तो जो चौथा रहता है उसका मान पता किया जाता है इसके थ्रू। अब चौथा को जब कनेक्ट करते हैं तो हमको अलग से ये मल्टीमीटर या ओम मीटर के द्वारा हमको प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। और किसका प्रतिरोध, ये जो विद्युत अपघट्ट रहता है उसका, क्योंकि विद्युत अपघट्ट में हम सीधा जो बिजली का वायर है उसको नहीं लगा सकते, इसलिए इसका प्रतिरोध हमको पता करना रहता है। तो हम ऐसे इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उस इलेक्ट्रोड को व्हीट स्टोन ब्रिज से लगा देते हैं, और इस ब्रिज में हम AC करंट सप्लाई करते हैं। AC करंट इसलिए क्योंकि DC करंट जब सप्लाई करेंगे अर्थात जो बैटरी वाला है वो करंट, तो इसका अपघटन शुरू हो जाएगा और हमको जो प्रतिरोध है वो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी और तुल्यांकी चालकता के बारे में, और उसके साथ ही हम इससे संबंधित जो आज हमने पढ़ा है उससे संबंधित न्यूमेरिकल और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।